हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर endonucleases that cut the DNA molecule at specific sites। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, यानी डीएनए को इंटरनल साइट्स पे कट करते हैं। और ये कट कहाँ से करते हैं? इनकी साइट्स कैसी होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि ये इंटरनल कट्स प्रोड्यूस करते हैं डीएनए में, एंड पॉइंट नंबर 2 जहाँ पर ये कट प्रोड्यूस करते हैं वो साइट्स कैसी होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। दे कट द डीएनए ओनली विद इन और नियर those sites which have specific nucleotide sequence or base sequence। यानी ये जो एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, ये डीएनए को जब कट करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक साइट्स के अंदर या उनके पास से डीएनए को कट करेंगे। और साइट्स स्पेसिफिक कैसे होंगी? उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा या बेस सीक्वेंस होगा। हम जानते हैं ना, डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या बेस सीक्वेंस। तो कुछ साइट्स जिनका कोई स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उन साइट्स के विद इन या उन साइट्स के आसपास से ये डीएनए को क्या करेंगे? कट करेंगे। और वो जो स्पेसिफिक साइट्स हैं, वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, उन सीक्वेंसेस को क्या कहते हैं? दे आर नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्यों कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्हें क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज कर रहा है, और उन्हीं साइट्स के अंदर या उन्हीं साइट्स के आसपास डीएनए को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। That's why these sites or these sequences, these specific sequences are known as recognition sequence। दूसरा नाम क्या है? रिकॉग्निशन साइट। और तीसरा नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट। तो तीनों को मतलब सेम है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट एंड रेस्ट्रिक्शन साइट। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1। इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से है। 6 बेस पेयर का ये सीक्वेंस है। 5 से 3 की तरफ अगर देखें, अगर हम इसको 5 से 3 की तरफ देखें तो क्या आता है? GAATTC। नीचे वाले स्ट्रैंड को अगर देखें हम 5 से 3 की तरफ, तो भी सेम सीक्वेंस आता है GAATT and C। So this particular sequence is the recognition sequence of EcoR1। So if you have two DNA samples, sample number 1, sample number 2, ये डीएनए सैंपल है हमारे पास। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इफ यू वांट टू क्लीव sample number 1 and sample number 2 with EcoR1, अगर आप EcoR1 की मदद से इन डीएनए सैंपल्स को तोड़ना चाहते हो तो EcoR1 क्या करेगा? EcoR1 इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को सर्च करेगा। अगर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस डीएनए में कहीं मौजूद है तो EcoR1 उस डीएनए को वहां से कट कर देगा। और अगर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है वो सैंपल में नहीं है,
तो इको R1 उस सैंपल को कट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इको R1 का, वो यहाँ पर प्रेजेंट है इस DNA सैंपल 1 के अंदर। लेकिन अगर आप सैंपल 2 को देखें तो कहीं पर भी जो सैंपल नंबर 2 को अगर हम देख रहे हैं इसको, तो कहीं पर भी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो प्रेजेंट नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि सैंपल नंबर 1 में इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसलिए इको R1 इस DNA सैंपल नंबर 1 को तोड़ सकता है। इन द सेम वे सैंपल सेकंड के अंदर इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इको R1 सैंपल नंबर 2 को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कब क्लीव कर सकते हैं? जब डीएनए के अंदर उनका कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसलिए इनके जो कट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। इसी तरह आप देखिए सैंपल नंबर 1 में ये पर्टिकुलर साइट है, ये किसकी रिकॉग्निशन साइट है? दिस इज द रिकॉग्निशन साइट ऑफ इको R1। तो अगर आगे देखें एक और एंजाइम है जिसका नाम क्या है? ALU1। इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो ये है, 4 बेस पेयर का सीक्वेंस है। 5 to 3 में अगर देखें हम इसे तो ये है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और नीचे वाले स्ट्रैंड पर भी अगर 5 to 3 देखें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ ALU1। अब अगर हमारे पास अगेन 2 DNA सैंपल्स हैं तो आप देख रहे हैं कि DNA सैंपल 1 के अंदर ये जो पर्टिकुलर रीजन है, दिस इज द रिकॉग्निशन साइट ऑफ ALU1। तो आप अगर ALU1 से इस सैंपल 1 को ट्रीट करेंगे तो ये ALU1 इस सैंपल 1 को डिग्रेड कर देगा, काट देगा, क्योंकि इसके पास कौन सी साइट है? रिकॉग्निशन साइट ऑफ ALU1। लेकिन अगर आप सैंपल 2 को देखें तो इसमें कहीं पर भी ALU1 की रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप इस सैंपल को, इस पर्टिकुलर सैंपल को ALU1 की मदद से ब्रेक नहीं कर सकते। सो क्लियर? तो रेस्ट्रिक्शन साइट जहां पर होगी वहीं पर पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को क्या कर सकता है? कट कर सकता है। और अगर रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होगी तो वो एंजाइम डीएनए को कट नहीं कर सकता। क्लियर? नाउ the recognition sequences are different and specific for the different restriction enzymes। तो डिफरेंट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके अपने जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है वो डिफरेंट एंड स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अर्लियर अभी देखा कि इको R1 का जो रिकॉग्निशन साइट है वो कुछ इस तरह का होता है, 6 बेस पेयर का, जबकि ALU1 का जो रिकॉग्निशन साइट है वो कुछ इस तरह का होता है, 4 बेस पेयर्स का होता है। और अगर इन दोनों को हम देखें तो 5 to 3 की डायरेक्शन में इनका जो सीक्वेंस है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे है GAATTC, और अगर इसे हम 5 to 3 में देखें तो ये है AGCT। तो दोनों जो सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और एक सीक्वेंस इको R1 के लिए स्पेसिफिक है और दूसरा सीक्वेंस किसके लिए स्पेसिफिक है? ALU1 के लिए। तो डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, और वो सीक्वेंसेस उन एंजाइम्स के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। आगे चलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर कटिंग
डीएनए मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड साइट्स। तो कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करने की, और कहाँ से कट करने की? प्री डिटरमाइंड साइट से, यानी कोई स्पेसिफिक जगह से आप डीएनए को अगर कट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टूल्स काम आते हैं वो कौन से टूल्स हैं? आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। मान लीजिए यू हैव अ सेल and inside the nucleus of that particular cell you are having the total DNA of the cell. Now what you have to do, you have to isolate the DNA from the cell. So अब इसका जो DNA है इसके अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो कि आपका जीन है, और आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइसोलेट द जीन फ्रॉम दैट डीएनए। आपको कट करना है डीएनए को, इस एंटायर डीएनए, ये पूरा जो डीएनए है इसको कट करना है, और किसको आइसोलेट करना है? ओनली इस पर्टिकुलर जीन को, ताकि ये जीन आपके पास आ जाए। तो आपको क्या करना होगा? इस पूरे के पूरे डीएनए को इस जगह से और इस जगह से कट करना होगा, यानी इस पर्टिकुलर जीन के आइदर साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से डीएनए को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। यानी स्पेसिफिक लोकेशन से आपको डीएनए को क्या करना है? कट करना है। और इस समय आपके लिए कौन से एंजाइम्स काम आएंगे? यू विल हैव टू यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएंगे और इन स्पेसिफिक साइट से, एक तो ये साइट है और दूसरी ये साइट है, जीन के दोनों तरफ हैं, आजू बाजू में। तो आइदर साइड जीन के आपको कट करना पड़ेगा। और कौन से एंजाइम कट करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और देखते हैं, मान लीजिए यू हैव अ डीएनए इंसर्ट एंड यू हैव इंटीग्रेटेड दैट इंसर्ट इनटू द वेक्टर। आपके पास जीन है, आपने इस जीन को किसके अंदर इंसर्ट कर दिया? वेक्टर में। व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड? यू हैव ऑब्टेन्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर आपने क्या किया? यू हैव डन क्लोनिंग ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, आपको पता है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्लोन करते हैं। व्हाट यू गेट? यू गेट अ पॉपुलेशन ऑफ क्लोन्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर आपका क्या है? डिजायर्ड जीन। अब मान लीजिए आप इन डिजायर्ड जीन के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से आइसोलेट करना चाहते हैं। ये आरडीएनए है, आरडीएनए से आप अपने जीन को बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्या करना होगा आपको? इन आरडीएनए मॉलिक्यूल्स को ऐसे कट करें स्पेसिफिक जगह से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, दो जगहों से कट करना पड़ेगा। ये जैसे ये जीन है तो एक यहाँ से कट करना होगा और दूसरा यहाँ से कट करना होगा। तो स्पेसिफिक जगह से कट करने के लिए आप कौन से एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे? अगेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप इस पॉपुलेशन को ट्रीट करेंगे, आरडीएनए को ट्रीट करेंगे, क्या होगा? वो डीएनए को या आरडीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से क्या करेंगे? कट करेंगे। और ऐसे कट करेंगे कि अल्टीमेटली you would obtain your cloned gene, multiple copies of your gene of interest. तो जीन क्लोनिंग की प्रोसेस में कई जगह पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, क्योंकि ये डीएनए को स्पेसिफिक जगह से क्या करते हैं? कट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। डिस्कवरी। अब ये एंजाइम डिस्कवर कैसे हुए? The presence of restriction enzyme was discovered by W. Arbour during 1960s in bacterial cells. तो इन्हें डिस्कवर कहाँ किया गया था? इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स। कब किया गया था? 1960 में। और किसने किया था? W. Arbour ने। In bacteria, they function as a part of the defense mechanism called as the restriction modification system. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ मिलते हैं? इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स। और वहाँ पे ये फंक्शन करते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म में। बैक्टीरियम भी अपना डिफेंस करता है, सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं।
तो बैक्टीरियम का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। और इस सिस्टम का पार्ट है कौन से एंजाइम्स? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो देखते हैं, अगर हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझना है तो इस सिस्टम को समझना होगा। तो देखते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या है? बेसिकली ये डिफेंस सिस्टम है जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, और इस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है रेस्ट्रिक्शन कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट होता है मॉडिफिकेशन कंपोनेंट। तो हम दोनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन समझेंगे, तो अल्टीमेटली वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्ट्रिक्शन कंपोनेंट क्या होता है। तो आप जानते हैं किसके बारे में? बैक्टीरियोफाज पढ़ा है हमने ऑलरेडी। बैक्टीरियोफाज, दीज आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स। यू वेरी वेल नो कि इस बैक्टीरियोफाज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हेड होता है इसका, हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। कॉलर होता है, विस्कर्स होते हैं, टेल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होता है, बेस प्लेट होता है, कुछ पिन्स होती हैं यहाँ पे, और कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ डायमेंशंस होती हैं इसकी। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। और ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। ये जो बैक्टीरियोफाज है, बेसिकली दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ये बेसिकली वायरस है जो कि बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करते हैं और उसको किल करते हैं, और उसके अंदर अपनी प्रोजेनी को मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी। अब देखते हैं आगे। तो जनरली बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल में क्या होता है, आइए देखते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफाज। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है, दिस ये जो आपका बैक्टीरियोफाज है, सबसे पहले क्या करेगा? इट विल एड्सॉर्ब टू द होस्ट सेल। होस्ट क्या है आपका? दिस इज द बैक्टीरियल सेल, और ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है, और ये बैक्टीरियोफाज है। सबसे पहले क्या करता है ये बैक्टीरियोफाज एड्सॉर्प्शन करता है, अटैच हो जाता है होस्ट की सेल पे। उसके बाद इंजेक्शन करता है, अपने डीएनए को अंदर पंच करता है, इंजेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो खुद को मल्टीप्लाई करता है, और उसके डीएनए में जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, और एक्सप्रेशन के दौरान प्रोटीन्स बनते हैं, और फाज के बॉडी पार्ट्स, उसका हेड, कॉलर, टेल पिन्स, टेल शीट, सब कुछ सिंथेसाइज होता है। ये सब कुछ प्रोटीन का बना होता है। इसलिए तो मल्टीप्लिकेशन हुआ डीएनए का, और एक्सप्रेशन से फाज के बने पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स या फाज के कंपोनेंट्स बने। अब ये कंपोनेंट्स असेंबल होते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, और फाज की प्रोजेनी बनती है। यहाँ पे कंप्लीट फाज यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गए, सारे डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर फाज की क्रिएट हो गई। अब ये जो फाज प्रोजेनी है, फाज पार्टिकल्स हैं जो नए बने हैं होस्ट के अंदर, ये होस्ट को लाइज करते हैं और रिलीज हो जाते हैं। फिर ये जो पार्टिकल्स हैं अगेन नए होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। सो दिस यू ऑलरेडी नो, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल फाज। अब होता क्या है, whenever a phage attaches to the host cell, this is the host cell, this is the host DNA। तो जब फाज होस्ट की सेल से अटैच करता है और अपने डीएनए को होस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है, तो ये जो होस्ट है, ये जो बैक्टीरियम है, ये जो बैक्टीरियम होस्ट है, बैक्टीरियल होस्ट है, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कौन से एंजाइम्स? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये कौन से एंजाइम्स हैं आपके? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, यानी अभी तक क्या हुआ, फाज ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया, और उसके रिस्पॉन्स में बैक्टीरियल सेल ने कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस किए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
आगे क्या होता है, these restriction enzymes, they search their recognition sites over the DNA of the bacteriophage. ये restriction enzymes के molecules phage के DNA को पढ़ते हैं, स्कैन करते हैं और सर्च करते हैं अपनी रिकॉग्निशन साइट। तो ये क्या है, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन फाज डीएनए। अल्टीमेटली क्या होता है, अगर इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अपनी रिकॉग्निशन साइट्स यहाँ पर मिलती हैं, जहाँ भी अपनी साइट उनको मिलेगी वहाँ से वो फाज के डीएनए के टुकड़े कर देते हैं, फाज के डीएनए को तोड़ देते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल, अल्टीमेटली फाज का डीएनए टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पीसेस बन जाते हैं और पीसेस होने की वजह से फाज का जो रेप्लिकेशन साइकिल है वो इंटरप्ट हो जाता है, फाज का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है और बैक्टीरियल सेल लाइज होने से बच जाती है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर अटैचिंग टू द फाज डीएनए and they are cleaving that fast DNA into different pieces so as to prevent the multiplication of the bacteriophage inside the host cell। इसलिए ये जो restriction enzyme है ये फाज के डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इन एंजाइम्स का नाम क्या पड़ा, restriction enzymes। They are restricting the propagation of the multiplication of that phage DNA inside the host cell। That's why this particular enzyme is known as the restriction component, यानी ये होस्ट को बैक्टीरियोफाज से बचाने का काम कर रहे हैं। तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन component। अब व्हाट इज द मॉडिफिकेशन component? तो अगर हम ये सोचें कि फाज ने डीएनए को इंजेक्ट किया, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बने और उन्होंने उस फाज के डीएनए को ब्रेक किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है फाज पर तो एक्ट कर ही रहा है, हो सकता है कि वो बैक्टीरियम के खुद के डीएनए पर जाकर भी अटैच हो जाए और उस पर भी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तो एक्टिविटी यही है कि वो डीएनए पर बाइंड करता है, अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढता है और अगर उसे सीक्वेंस मिलता है तो डीएनए को वो कट कर देता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाज के डीएनए पर एक्ट कर सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होस्ट के डीएनए को भी क्या करे, उस पर भी एक्टिविटी करे। तो क्या हो सकता है, देयर कैन बी एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन फाज एज वेल एज होस्ट डीएनए। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अल्टीमेटली बोथ द फाज डीएनए एंड द होस्ट डीएनए विल बी डिसइंटीग्रेटेड। तो होस्ट का डीएनए भी डिसइंटीग्रेट हो गया और फाज का डीएनए भी क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। फाज का डीएनए का मल्टीप्लिकेशन तो रुक गया, लेकिन होस्ट का डीएनए भी क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। बट सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कभी नहीं होता है, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल किस पे एक्ट करता है, ओनली अपॉन द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफाज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होस्ट के डीएनए को भी क्या करे, डिसइंटीग्रेट कर दे। तो ऐसा नहीं होता, और वो क्यों नहीं होता, दैट इज बिकॉज ऑफ अनदर एंजाइम नेम्ड एज मिथाइलेज। So what happens is, as soon as the phage injects its DNA into the host and the host produces the restriction enzyme for disintegration of the phage DNA, the host also produces another type of enzyme named as methylase। host
क्या प्रोड्यूस करता है? एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? मिथाइलेज। और ये मिथाइलेज जो हैं ये एक्ट करते हैं किस पे? होस्ट के डीएनए पे। और क्या एक्ट करते हैं ये करते हैं मिथाइलेशन ऑफ होस्ट डीएनए। व्हाट डू यू मीन बाय मिथाइलेशन? If this is the DNA of the host, what that methylase does, it adds methyl groups to some of the nucleotides of that particular DNA। तो जब मिथाइलेज एक्ट करेगा डीएनए पे तो डीएनए के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे होंगे जिन पर कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? मिथाइल ग्रुप। एंड दैट इवेंट इज नोन एज मिथाइलेशन। तो होस्ट क्रोमोसोम ने मिथाइलेज को प्रोड्यूस किया, मिथाइलेज ने होस्ट क्रोमोसोम पर एक्टिविटी की, मिथाइलेज ने मिथाइलेशन किया डीएनए का, और कॉन्सिक्वेंटली डीएनए पर बहुत सारे क्या जुड़ गए? मिथाइल ग्रुप्स। अब मिथाइलेशन का फायदा क्या होता है? जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी ऐसे डीएनए पर एक्ट करने जाता है जो कि मिथाइलेटेड है तो वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता, वो वापस लौट आता है वहां से। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मिथाइलेटेड रिकॉग्निशन साइट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड क्लीव्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो क्योंकि होस्ट का डीएनए मिथाइलेटेड है, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस होस्ट के डीएनए को स्कैन करेगा, अपनी रिकॉग्निशन साइट्स को ढूंढेगा, तो क्योंकि उन साइट्स पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये अपनी साइट्स को पहचान नहीं पाएगा। और अगर ये अपनी साइट्स को पहचान नहीं पाएगा तो ये इस डीएनए को क्लीव नहीं कर पाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाएगा होस्ट के डीएनए के पास, लेकिन वापस आ जाएगा और अपनी एक्टिविटी या होस्ट के डीएनए को सक्सेसफुली क्लीव नहीं कर पाएगा, ताकि होस्ट का डीएनए इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बच जाएगा। ओके, सो what is happening here? It is happening modification of host DNA by addition of methyl groups by methylases so as to protect from the action of restriction enzyme। तो यहाँ पर होस्ट का डीएनए इट इज बीइंग मॉडिफाइड, और मॉडिफाई कैसे हो रहा है? बाय एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। कौन कर रहा है ये काम? मिथाइलेसिस कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो होस्ट का डीएनए है वो बच जाए। किससे बचे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। सो दैट मिथाइलेज इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? सो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज रेस्ट्रिक्शन कंपोनेंट, सेकंड वन इज मॉडिफिकेशन कंपोनेंट। तो रेस्ट्रिक्शन कंपोनेंट में क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को by restricting the propagation of any external DNA like fast DNA inside their cells। और modification component में कौन होते हैं? मिथाइलेजेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल own DNA from the action of the restriction enzyme by modifying it with the addition of methyl groups to some of the bases usually within the sequence recognized by the concerned restriction enzymes। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं उनके अंदर जो बेसिस हैं उनके ऊपर मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करते हैं ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस साइट को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, और बैक्टीरियम का खुद का डीएनए क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाता है। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज रेस्ट्रिक्शन एंड अनदर वन इज मॉडिफिकेशन। So different species of bacteria have their own sets of restriction endonucleases and corresponding methylases। तो जिस बैक्टीरियम के अंदर जिस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनता है उसी प्रकार का मिथाइलेज उस बैक्टीरियल स्पीशीज में पाया जाता है ताकि वो डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एक्शन से बचा सके। सो आई होप कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो बेसिक कंसेप्ट है, डिस्कवरी और इसका एक्शन थोड़ा बहुत आपके माइंड में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर today's lecture. Thanks for watching and post your queries.